दोस्तों ये स्टोरी का 50 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। जिस साइकियाट्रिस्ट कबीर का इलाज कर रहा था उसने बताया कि कबीर को पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जिसे ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। जैसे जैसे कबीर सेशन को अटेंड कर रहा था वैसे ही धीरे धीरे सुधार होने लगा और आखिरकार एक दिन रुद्र ने कबीर को पहली बार मुस्कुराते हुए देखा। यह रुद्र के लिए सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट और लवली स्माइल में से एक थी। धीरे धीरे कबीर ओपन होने लगा, खासकर रुद्र से वह बात करने लगा। रुद्र और कबीर एक साथ बिना रुके चैट किया करते थे। पूरे 1 साल की इंटेंस थेरेपी और मेडिकेशन के बाद साइकियाट्रिस्ट ने कबीर को ग्रीन कार्ड दे दिया। अपने आखिरी सेशन के टाइम पर कबीर के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जोन्स ने रुद्र को बातचीत के लिए बुलाया। मिस्टर सिंघानिया, यस यू कैन सी द कबीर कंडीशन इज कंप्लीट लिव इन हेल्थ, डॉक्टर जोन्स ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा यस एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। डॉक्टर जोन्स मुस्कुराए और कहा यह मेरा काम है मिस्टर सिंघानिया, इसलिए आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आप कंफर्म है कि कबीर पूरी तरह से ठीक हो गया है? रुद्र ने भौं चढ़ाई और पूछा क्या मतलब है आपका? डॉक्टर जोन्स ने आह भरते हुए कहा कबीर कभी भी रोता नहीं है मिस्टर सिंघानिया, क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? यह सुनते ही रुद्र की भौहें तन गई। उसने कबीर को कभी रोते नहीं देखा था। कई साल पहले हुई उस इंसिडेंट ने उसे अपने सारे इमोशंस को लॉक करने के लिए मजबूर कर दिया है। एक नॉर्मल 7 साल का बच्चा अगर अपने सामने खून देखेगा तो वह रोएगा, लेकिन उस बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे फैमिली को मरते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू की बूंद नहीं निकली। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए डॉक्टर जोन्स ने आगे कहा नॉर्मल सेशन के टाइम पर मेरे पेशेंट मेरे सामने रोते हैं जब वह सब मुझे अपने ट्रोमैटिक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जिससे वह गुजरे हैं, लेकिन कबीर ने मुझे जब उसके बारे में बताया तो उसकी आंखों से एक भी आंसू का बूंद नहीं निकला। इसका क्या मतलब है? क्या वह अभी भी ठीक नहीं है? रुद्र ने पूछा। मिस्टर सिंघानिया, आप देखिए, जब उसकी आंखों के सामने उसके मॉम, डैड और उसकी बड़ी बहन को मार दिया गया तो उसकी छोटी बहन कनक उसे लेकर वहां से भाग गई और उसकी बहन कनक ने मरने से पहले उसे कुछ ऐसा बताया जो कबीर के दिमाग में गहराई से अंकित हो गई। जब कनक कबीर से बात कर रही थी तभी कनक को मार दिया गया था और इसी वजह से कनक की मौत ने उसे सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है। उसके दिमाग ने उसे भरोसा करने के लिए मजबूर किया है कि कनक ने उसे जो बताया उसे सारी जिंदगी उसे फॉलो करना है। उसके लिए सभी बुरे लोग एक दर्दनाक मौत के लायक हैं, डॉक्टर जोन्स ने कहा। हालांकि कभी कभी बात कर रहा है, हंस रहा है, नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन वह पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। वह अभी इमोशनल डेड पर्सन है। हालांकि आपके साथ उसका लगाव गहरा है, लेकिन मुझे डर है कि इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है कि वह किसी और के साथ किसी तरह की रोमांटिक या इमोशनल फीलिंग को फील करे। क्या ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं? रुद्र ने पूछा। अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि चीजें कैसे चलती हैं, डॉक्टर जोन्स ने कहा। तो अगर कभी कभी रोता है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? रुद्र ने पूछा। डॉक्टर जोन्स ने अपना सिर हिलाया और कहा कबीर को उस मोटी दीवार को तोड़ने की जरूरत है जो उसने अपने दिल में बनाई है, और सिर्फ वह खुद ही ऐसा कर सकता है। थोड़ी देर रुककर डॉक्टर जोन्स ने कहा अगर वह किसी से नहीं होता है इसका मतलब उसने अपने अंदर के इमोशंस को बिल्डअप करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे अपने दर्दनाक अतीत को छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता कि ऐसा कब होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके टेक केयर से वह जरूर एक दिन नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर पाएगा। क्या यह डेंजरस है? रुद्र ने पूछा। अरे नहीं मिस्टर सिंघानिया, कबीर की हालत बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। वह पहले ही सबसे डेंजरस सिचुएशन से गुजर चुका है। जब आप उसे मेरे पास लाए थे तो वह डिप्रेशन में था। अगर और कुछ दिन आप उसे मेरे पास नहीं लाते तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाता। वह बहुत लकी है कि आपने उसे टाइम पर ढूंढ लिया, डॉक्टर जोन्स ने कहा। मैं उसका ख्याल रखूंगा, रुद्र ने कहा। बस यह ध्यान रखना कि कुछ ज्यादा सीरियस ना हो जिससे उसे वापस एंजाइटी अटैक आने लगे, डॉक्टर जोन्स ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। कबीर ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। रुद्र ने उसके लिए होम ट्यूशन की अरेंजमेंट की। जैसे जैसे कबीर बड़ा होता रहा उसका बंदूक और हथियार के ऊपर इंटरेस्ट रुद्र को टेंशन में डाल रहा था। कबीर जब 16 साल का हो गया तो उसने रुद्र से कहा कि वह भी अंडरवर्ल्ड में ज्वाइन करना चाहता है। पहले तो रुद्र ने मना कर दिया क्योंकि वह चाहता था कि वह पहले अपने स्टडी कंप्लीट करे, उसके बाद सिंघानिया इंडस्ट्रीज ज्वाइन करे। लेकिन जब कबीर ने जिद पकड़
ली और खाना पीना छोड़ दिया, तो ना चाहते हुए भी रुद्र को उसकी बात माननी पड़ी। जैसे जैसे साल बीतते गए, कबीर के डेंजरस रास्ते और टेक्निक्स ने रुद्र को बहुत डरा दिया। जिस तरह कबीर लोगों को टॉर्चर करता था, उनसे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, उसे देखकर रुद्र बहुत ज्यादा डर गया। उसके बाद जब रुद्र डॉक्टर जोन्स से कांटेक्ट किया और उन्हें कबीर की सिचुएशन के बारे में बताया, तो डॉक्टर जोन्स ने उससे कहा कि टेंशन ना करो और कबीर को वही करने दो जो वह चाहता। और इस तरह वह छोटा कबीर आज वह कबीर बन गया जो वह आज था। कबीर के इस तरह बनने की वजह थी उसका पेनफुल पास्ट। कनक ने अपनी मौत से पहले कबीर को जो शब्द कहे थे, वह सब कबीर के दिल में छप गए थे और उसे बाहर निकालना इम्पॉसिबल था। प्रेजेंट। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, कबीर का बचपन बहुत पेनफुल था और उसे अभी भी एंजाइटी अटैक आते थे, लेकिन तुमसे मिलने के बाद वह बंद हो गए थे। फिर श्रेया को अपना रुमाल देते हुए रुद्र ने कहा, तुमसे मिलने के बाद कबीर बहुत बदल गया है। वह अपने इमोशन को डेवलप कर रहा है, जो उसके डैड ने सोचा था कि वह कभी नहीं होगा। रुमाल से अपने आंसुओं को साफ करते हुए श्रेया ने पूछा, किसने उसकी फैमिली के साथ ऐसा किया? जब बाद में जब मैंने किसी से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा, तो मुझे पता चला कबीर के पापा एक सीक्रेट एजेंट थे, पर उन्हें एक पावरफुल पर्सन के बारे में कुछ पता चला था। इसीलिए अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए उस आदमी ने उनकी फैमिली को मार दिया। और रुद्र ने कहा। जब रुद्र ने अपनी बात खत्म की तो श्रेया की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह भरोसा नहीं कर पा रही थी कि उस 7 साल के बच्चे ने इतना कुछ सहा था। सब कुछ जानने के बाद श्रेया को अब पता था कि कबीर ऐसा क्यों है। श्रेया को यह भी समझ आ गया कि अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप परिवार को मरते देखकर उसे कैसा लगा होगा। जब उसने सिर्फ अपने पापा को खून से लथपथ देखा था तो वह इतना डर गई थी, तो फिर कबीर ने जब वह सब देखा होगा तो उसे कैसा लगा होगा। यह सब सोचकर उसके दिल में एक दर्द होने लगा। और रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि कबीर किसी के प्यार में पड़ जाएगा, लेकिन उसने किया। मैं समझता हूँ कि जब तुमने वह सब देखा तो तुम्हें कैसा लगा होगा, लेकिन कबीर चाहता है कि तुम बस वह सब देखो जो वह करता है। वह तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। सभी ने उससे यह बात तुम्हें बताने से मना किया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसने कहा कि तुम्हारा यह हक है, और उसने यह भी कहा कि सब कुछ जानने के बाद अगर तुम उसे छोड़कर जाना चाहती हो तो वह तुम्हें नहीं रोकेगा, और उसने ऐसा ही किया। मैं सही कह रहा हूं ना? थोड़ी देर रुकते हुए रुद्र ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि वह तुमसे कितना प्यार करता है। अभी तुम ही उसकी सब कुछ हो। अपने आंसू पोंछते हुए श्रेया ने कहा, कबीर आपको बहुत प्यार करता है और आपका बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। आपको पता नहीं है कि वह पूरे दिन आपके बारे में कितनी बातें करता है। वह हमेशा कहता है कि आप हमेशा उसके फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे। आपके लिए सब कुछ कर सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। अब मुझे समझ में आया कि वह ऐसा क्यों कहता था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर मेरा छोटा भाई है और मैं उसे उदास नहीं देख सकता। हालांकि वह अभी कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा छोटा भाई कितना टूटा हुआ है और उदास है। वह तुम्हारे और तुम्हारे डिसीजन के बीच नहीं आना चाहता। अपने चेहरे को रुमाल से ढकते हुए श्रेया ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। आई लाइक इट स्टूपिड। श्रेया प्लीज तुम मेरे छोटे भाई को इस तरह छोड़कर मत जाना। वह इसे संभाल नहीं पाएगा। जब वह छोटा था तो उसने पहले ही बहुत कुछ देखा और खो दिया। उसे स्ट्रगल करने में मुझे कई साल लग गए, लेकिन मैं कभी भी उसके इमोशन को बाहर नहीं निकाल पाया। लेकिन तुम ऐसा कर सकती हो। रुद्र ने कहा। थोड़ी देर रुक कर रुद्र ने कहा, उस दिन तुम्हारे जाने के बाद कबीर वह रोया? वह रोया? श्रेया ने पूछा। और रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ वह रोया। कबीर अपने मम्मी पापा की मौत के बाद कभी नहीं रोया। सभी ट्रीटमेंट, हाई प्रोसेस, इन सब के बाद भी वह कभी नहीं रोया। जो काम हम इतने सालों से नहीं कर सके वह तुम कर सकती हो। तुम्हें खोने के ख्याल से उसे रुला दिया। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। आई एम सच हर्बल पर्सन। श्रेया ने कहा, हाँ वह एक हर्बल पर्सन ही है। वह जिसे प्यार करती है उसे छोड़ने वाली थी। कबीर ने उससे इतना प्यार किया और उसने बदले में क्या किया? कबीर ने कभी भी उसे यह फील नहीं होने दिया कि वह एक इन्फीरियर है। उसने हमेशा उसको प्रोटेक्ट किया, उससे प्यार किया, लेकिन बदले में उसने उसे क्या दिया?
पेन, सफरिंग, वह उसे छोड़कर जाने वाली थी, यह सब पता होने के बाद भी कि उसने उसके लिए कितना कुछ किया था, वह इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है। उसने उससे उसके इनह्यूमन होने के रियल रीजन के बारे में क्यों नहीं पूछा। उसने कबीर को अपने अतीत के बारे में बताने के लिए फोर्स क्यों नहीं किया। जिस इंसान से वह इतना प्यार करती थी, वह क्यों नहीं जान पाई कि वह इतने दर्द में था। गिल्टी, हाँ, श्रेया अब इस टाइम पर यही महसूस कर रही थी। वह बहुत ही हार्टलेस फील कर रही थी। कबीर को तुम्हारी जरूरत है श्रेया, और मुझे यह भी पता है तुम्हें भी कबीर की जरूरत है। तुम दोनों एक साथ रहना चाहते हो। मुझे यह पता है कि इन सब चीजों का असर तुम्हारे रिलेशनशिप पर मत पड़ने दो। यह सब चीजें कोई मैटर नहीं करती। मैं तो यह कहता हूँ कबीर तुमसे इतना प्यार करता है, वह तुम्हारी कितनी केयर करता है। रुद्र ने कहा, हाँ यही मैटर करता है। अगर कभी उसे उसकी सभी खामियों के साथ एक्सेप्ट कर सकता है तो वह क्यों नहीं कर सकती। अगर कबीर उसे एक्सेप्ट कर सकता है, उसे सपोर्ट कर सकता है, यह जानकर भी कि उसके ट्विंस सिस्टर की वजह से उन्हें फ्यूचर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो वह क्यों नहीं कर सकती। अगर वह उसे वह सब कुछ देने के लिए तैयार था तो वह क्यों नहीं दे सकती। वह क्या है, क्या कर सकती है, इस बात की कबीर कोई परवाह नहीं करता, तो वह क्यों कर रही है। कबीर ने उसे जो कुछ दिया था वह था प्यार, सिर्फ अनकंडीशनल प्यार, और उसने अपने प्यार के बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। उसने उसे एक जगह दी जिसे वह अपना सके। उसने उसे वह रिस्पेक्ट और केयर दी जो वह हमेशा से चाहती थी। उसने उसे वह सब कुछ दिया जो वह चाहती थी। तो कबीर ने उसके लिए जो कुछ भी किया, उसके बाद क्या वह इस छोटी सी कमी को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी जो उसमें थी। क्या वह सब कुछ छोड़कर अपने प्यार को वैसे ही गले नहीं लगा सकती थी। क्या वह उसे कसकर गले नहीं लगा सकती थी और हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती थी। क्या ऐसा करना मुश्किल था। नहीं, या नहीं था। वह उसे गले नहीं लगा सकती थी। वह उसे छोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकती थी। श्रेया को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके अंदर बन रही मिक्स इमोशन से उसका माइंड एक्सप्लोर करने वाला है। अभी वह बस इतना करना चाहती थी कि अपना सिर कबीर के सीने पर रख दिया और पूरी रात उसके साथ लिपटी रहे। कैबिनेट रूम पर रुमाल रख कर श्रेया ने पूछा, वह कहाँ है। रुद्र के होठों के किनारे मुड़ गए और उसने कहा, एक कार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। बिना एक पल गंवाए या अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। श्रेया के चले जाने के बाद रुद्र ने गहरी सांस ली और खुद को थपथपाते हुए बुदबुदाया, वेल डन मिस्टर सिंघानिया, यू डिजर्व अ गुड। फिर अपने सामने रखे इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, वेल अब चलो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए ब्राउनी देकर आते हैं। बेस अपने हाथ में चोको चिप्स कुकी बॉक्स के साथ अपने कमरे के अंदर बैठा कबीर अपने सामने रखी घड़ी को घूर रहा था। वह अब तक एयरपोर्ट पर होगी, कबीर ने कहा। रॉकी ने उसके साथ बैठते हुए कहा और कबीर ने आह भरी और बोला, क्या तुम एक बेवकूफ की तरह घड़ी को देखना बंद करोगे। क्या तुमने उसका टिकट अपग्रेड किया। कबीर ने पूछा। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मैंने किया। क्या तुमने उस रेस्टोरेंट का इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें वह काम करने जा रही है और उसका वह दोस्त। कबीर ने पूछा। रॉकी ने गहरी सांस ली और कहा, सब कुछ सेफ है। अपने मुंह में एक कुकी डालते हुए कबीर ने कहा, क्या तुमने मेरे लिए भी टिकट बुक किया था ना। नहीं, मैंने नहीं किया, रॉकी ने कहा। कबीर ने भौं चढ़ाकर पूछा, क्यों। मैं तुम्हें वहां पर जाकर खुद को हर्ट करने नहीं दूंगा। जब तुमने खुद उसे जाने देने का फैसला किया तो तुम यह सब क्यों कर रहे हो, रॉकी ने पूछा। लेकिन मुझे उसे देखना है, कबीर ने कहा। रॉकी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम पहले से ही उसकी तरह महक रहे हो। कबीर ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे उसकी कितनी याद आती है। वह हर जगह है, जैसे मैं अभी देख सकता हूँ कि वह मेरे दरवाजे के सामने खड़ी हुई है। मुझे लगता है कि मैं हॉलिनेशन कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। तुम बेवकूफ, हॉलिनेशन नहीं कर रहे हो। वह ठीक दरवाजे के सामने खड़ी है, अपनी सीट से उठते हुए रॉकी ने कहा। जब कबीर ने श्रेया को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। आई बिलीव, रॉकी ने बाहर भागते हुए कहा। रूम के अंदर आकर श्रेया ने रूम के चारों तरफ देखते हुए कहा, यह रूम हमारे रूम से अलग है जिसमें हम रहते हैं। कुकी बॉक्स को एक तरफ रखते हुए कबीर ने अपने कपड़े ठीक कर लिए और फिर कहा, मैं पहले यहाँ पर रहता था। अरे तो तुम मेरे जाने के बाद यहाँ पर वापस शिफ्ट करने वाले हो।
श्रेया ने पूछा। श्रेया, वह हमारा अपार्टमेंट है और हमारा अपार्टमेंट ही रहेगा, कबीर ने कहा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं देखती हूँ। फिर कबीर की तरफ जाते हुए श्रेया ने कहा, मैं बस जाने से पहले तुम्हें एक बार देखना चाहती थी। कबीर ने अपना सिर नीचे किया और कहा। फिर थोड़ी देर रुक कर कबीर ने पूछा, तो तुम वहां पर कहाँ रहने वाली हो? अरे, मैं शान के साथ रहने वाली हूँ, श्रेया ने जवाब दिया। कबीर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, शान कौन है? वह मेरा दोस्त है जिसने मुझे यह जॉब ढूंढने में हेल्प की। उसके अपार्टमेंट में रूम खाली हैं, इसलिए मैं तब तक वहीं रहूंगी जब तक मुझे अपने लिए नई जगह नहीं मिल जाती, श्रेया ने कहा। क्या शान एक लड़की है? कबीर ने पूछा। कबीर की बात सुनकर श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, एक आदमी है। कबीर की भौहें और भी गहरी हो गई और पूछा, तुम एक अकेले आदमी के साथ कैसे रह सकती हो? जैसा कि मैं तुम्हारे साथ रह रही थी वैसे ही, श्रेया ने कहा। लेकिन वहां अलग है, तुम उस शान को जानती भी नहीं हो, कबीर ने कहा। श्रेया ने कहा, हाँ, जो भी उसका नाम है उसे कि मुझे कोई परवाह है, कबीर ने कहा। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें किसी भी हालत में एक आदमी के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करने नहीं दूंगा, कबीर ने कहा। और तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? श्रेया ने पूछा। मैं तुम्हारा थोड़ी देर रुकते हुए कबीर ने आगे कहा, क्या तुम यह नहीं कहती कि मैं तुम्हारा सेवियर हूँ? उसे एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए श्रेया ने कहा, अब मुझे जाना होगा। कबीर ने अपना सिर नीचे किया और कहा, ओके। श्रेया ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और दरवाजे की ओर जाने लगी। जैसे ही वह दरवाजे की कुंडी छूने वाली थी कि अचानक कबीर ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, श्रेया। हाँ, श्रेया ने अपने धड़कते दिल के साथ कहा। तुम किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं रहोगी ना? कबीर ने पूछा। कबीर, क्या तुम सिर्फ यही कहना चाहते थे? श्रेया ने पूछा। लेकिन जब कबीर ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा तो श्रेया ने गहरी सांस ली और कहा, गुड बाय। इतना कहकर वह रूम से बाहर चली गई। श्रेया के चले जाने के बाद कबीर ने दीवार का सहारा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसके कंधे कांपने लगे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर अपनी टी शर्ट से अपना चेहरा पोंछ रहा था, तभी उसने किसी को यह कहते सुना, तो तुम यहाँ बैठकर अकेले रो सकते हो लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। उसकी ओर बढ़ते हुए उसने आगे कंटिन्यू किया, तुम जलन फील कर सकते हो लेकिन मुझे रोक नहीं सकते। फिर उसके चेहरे को सहलाते हुए श्रेया ने कहा, तुम एक बच्चे की तरह रो सकते हो लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते। श्रेया आई। कबीर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही श्रेया ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। फिर उसके होठों को छोड़ते हुए उसने उसकी आंखों, उसके गालों, उसकी नाक को किस करना शुरू कर दिया। फिर उसके होठों पर डीपली किस करने के बाद श्रेया ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि तुम अभी कितने क्यूट लग रहे हो। कबीर, जो अभी भी शौक में था, उसने श्रेया के गालों को सहलाया और पूछा, तुम सच में यहाँ हो ना? मेरा मतलब है कि मैं हॉलिनेशन नहीं कर रहा हूँ ना? उसके चेहरे को सहलाते हुए श्रेया ने उसकी नाक के टॉप पर किस किया और कहा, मैं यहीं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहे हो। यह सुनकर अपनी बाहों को उसकी कमर पर लपेटते हुए कबीर ने उसे अपने पास खींच लिया। उसकी गर्दन पर अपना सिर टिकाते हुए कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, डोंट गो प्लीज, आई वांट बी एबल टू स्टे विदाउट यू। मुझे तुम्हारी जरूरत है श्रेया, मुझे यहाँ तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं तुम्हें किसी और आदमी के साथ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी बनकर रहो। प्लीज डोंट लीव, प्लीज डोंट लीव मी। उसके सीने पर मारते हुए श्रेया ने कहा, जब मैं जा रही थी तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? उसके सर को एक दूसरे से टकराते हुए कबीर ने कहा, मैं डर गया था, मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें रोकूं और तुम मुझे इग्नोर कर दो। सॉरी। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, आई एम सॉरी कबीर, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, यह सब मेरी गलती। और कबीर अपनी बात पूरी कर पाता कि उसकी बात काटते हुए श्रेया ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ कबीर, चाहे तुम कोई भी हो, मुझे इस तरह से रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। फिर कबीर के चेहरे को सहलाते हुए श्रेया ने कहा, लेकिन अब मैं नहीं जा रही हूँ, मैं कभी नहीं जाऊंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या सच में? कबीर ने पूछा। श्रेया मुस्कुराई और कहा, हाँ सच में। उसे अपने पास खींचते हुए कबीर ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना परेशान था। मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैंने सोचा कि तुम वह बोल ही रहा था कि तभी श्रेया ने उसके होठों पर किस करना शुरू कर दिया तो उसने अपने शब्द निगल लिए। इस बार यह किस स्वीट नहीं थी बल्कि बहुत ज्यादा पैशनेट थी। वह किस इतनी इंटेंस थी कि उसके आसपास के एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा हॉट हो गया था। श्रेया नहीं, उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटकर उसे अपने पास खींच लिया। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे को
तब छोड़ दिया जब उनकी सांसें फूल रही थी। कांपते हुए उन्होंने अपने सर को एक दूसरे से अलग किया और वहीं एक दूसरे के बाहों में लेकर खड़े हो गए। क्या तुम सच में नहीं जा रही हो? कबीर ने पूछा और उसे देखते हुए श्रेया ने अपने होठों को पाउट किया और कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं जाऊं तो मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं अभी भी एयरपोर्ट पर जा सकती हूँ और अपनी फ्लाइट पकड़ सकती हूँ। उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कबीर ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। श्रेया ने उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, तो फिर आज रात को मुझे अपना बना लो श्रेया, कबीर ने धीरे से कहा। उसकी बात बीच में काटते हुए श्रेया ने कहा, आज और किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, सिर्फ हमारे बारे में सोचो, मैं और तुम। क्या तुम्हें यकीन है? कबीर ने पूछा। बिना कुछ कहे श्रेया उसके लिप्स पर किस करने लगी और उसके शर्ट का बटन खोलना शुरू कर दिया। कबीर भी अपने हाथों से श्रेया के पूरे बॉडी को टच करने लगा। जब श्रेया ने कबीर के गर्म उंगलियों को अपनी बॉडी पर महसूस किया तो उसके पूरे बॉडी में करंट लग गया। फिर कबीर का शर्ट उतारने के बाद श्रेया अपने हाथों से कबीर के सीने को सहलाने लगी। श्रेया की ड्रेस पर उठाकर कबीर उसे उतारने वाला ही था, लेकिन वह बीच में ही रुक गया और उसके लिप्स को छोड़ते हुए कबीर ने कहा, रुको। श्रेया की भौहें तन गई जब उसने देखा कबीर उसे छोड़कर दरवाजे की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर उसने देखा कबीर ने जाकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसे 2 बार चेक किया, उसके बाद वह वापस श्रेया के पास आया। हाँ, अब मैं तैयार हूँ, कबीर ने कहा। श्रेया मुस्कुराई और पूछा, तुम अब भी यह सब कैसे याद रख सकते हो? अपनी बाहों को उसकी कमर पर लपेटते हुए कबीर ने कहा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई तुम्हें इस तरह देखे। इतना कहकर उसने श्रेया को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड की तरफ जाने लगा। सिंघानिया पैलेस। जब रुद्र रूम के अंदर आया तो उसने देखा आराध्या कोई मूवी देख रही थी। जब उसने रुद्र को देखा तो उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और पूछा, इतनी देर क्यों? उसे ब्राउनी का एक बॉक्स देते हुए रुद्र ने कहा, सीधे ओवन से मेरी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए ब्राउनी को घूरते हुए आराध्या ने पूछा, आपने उन्हें वेट किया है? या लो और टेस्ट करके बताओ कि कैसे बने हैं। रुद्र ने कहा, मैं सुबह से ब्राउनी खाना चाहती थी और हाँ, यह टेस्टी है। आराध्या ने कहा, टेस्टी होना ही चाहिए क्योंकि मैंने उन्हें बनाया है। रुद्र ने कहा, हाँ, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर सिंघानिया के पास बेकिंग के इतने अच्छे स्किल्स भी हैं। आराध्या ने कहा। उसके बगल में लेटकर रुद्र ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर सिंघानिया कितना ग्रेट है। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दिन पर दिन बेशरम होते जा रहे हैं? क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं भूल गई। रुद्र ने आह भरी और बिस्तर से नीचे उतर गया। बस कुछ हफ्ते और फिर तुम्हारा बेबी बम बाहर निकल जाएगा, रुद्र ने कहा। फिर आराध्या को एक कैप्सूल देते हुए रुद्र ने कहा, तुम्हें अपनी मेडिसिन लेना नहीं भूलना चाहिए। अरे, मैं लेने ही वाली थी, लेकिन फिर लियो ने दोपहर में कॉल किया और आराध्या ने कहा। रुद्र ने भौं चढ़ाकर पूछा, किसने कॉल किया? कॉलेज का लियो। उसने कहा कि वह अभी मुंबई में है और कुछ दिन यहीं रहेगा। अरे, और उसने आपका नंबर भी ले लिया? आराध्या ने कहा। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, अभी से उसका कॉल रिसीव मत करना। आराध्या हंसने लगी और बोली, आपको उससे जलन महसूस करने की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ एक फ्रेंड है, लेकिन फिर भी मैं उसे पसंद नहीं करता। रुद्र ने कहा, ठीक है, लेकिन वह मुंबई में क्यों है? आराध्या ने पूछा। उसकी कंपनी यहाँ पर एक ब्रांच खोलना चाहती है और इसके लिए उसे हमारे कोलैबोरेशन की जरूरत है, रुद्र ने कहा। ओ आई सी, आराध्या ने कहा। तुम आज रात डिनर में क्या खाना चाहती हो? रुद्र ने पूछा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, आपको। अगली सुबह जब कबीर उठा तो उसने देखा श्रेया अभी भी उसकी बाहों में सो रही थी। उसकी पीठ को सहलाते हुए कबीर ने उसके सर पर किस किया और बुदबुदाया, गुड मॉर्निंग। उसके सीने से सट कर श्रेया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहती हो? कबीर ने पूछा। उसकी ओर देखते हुए श्रेया ने कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्या हम थोड़ी देर बाद घर जा सकते हैं? मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, श्रेया ने कहा। कबीर ने हंसते हुए कहा, सॉरी, पिछली रात दरवाजा बंद करने के बाद कबीर इतना इम्पेशेंट हो गया कि उसने श्रेया की ड्रेस फाड़ दी। तुम और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ, कबीर ने कहा। तो श्रेया ने खुद को चादर से ढक लिया और धीरे से बिस्तर से नीचे उतर गई। अरे कबीर, तुम यहाँ से जाओ, श्रेया ने कहा जब उसने देखा कि कबीर उसकी चादर को खींच रहा है। तुम्हें अपने आप को इस तरह ढकने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं देखा, कबीर ने कहा। उसे घूरते हुए श्रेया ने कहा, रुको। चादर को अपनी ओर खींचते हुए कबीर ने कहा, वेल, कल रात तुम मुझसे कह रही थी कि रुको मत, फिर क्यों? प्लीज स्टॉप, कल रात के बारे में बात मत करो, श्रेया ने अपना चेहरा पिलो में रखते हुए कहा। उसकी कमर को सहलाते हुए कबीर ने अपना सिर श्रेया के गोद में रख दिया और कहा, तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? इसलिए तुम्हें मेरे सामने बिना कपड़ों के घूमने की आदत डाल लेनी चाहिए।
कबीर, श्रेया चिल्लाई। उसकी गोद में दुबक कर कबीर ने कहा, मुझे थोड़ी देर सोने दो। उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए श्रेया ने कहा, यह मुझे कहना चाहिए था। कबीर, तुमने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। किसने कहा था तुम्हें इतना ब्यूटीफुल होने के लिए? यह मेरी गलती नहीं है, कबीर ने कहा। उसके गालों को खींचते हुए श्रेया ने कहा, तुम बहुत पतले हो गए हो श्रेया। अभी 2 दिन हुए हैं, कबीर ने कहा। हाँ, लेकिन तुम बहुत पतले हो गए हो, श्रेया ने कहा। थोड़ी देर रुककर श्रेया ने आगे कहा, घर जाने के बाद मैं तुम्हारा फेवरेट डिश बनाऊंगी। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जानती हो श्रेया, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। आई एम सॉरी कबीर, आई रियली वेरी सॉरी। मैंने जो भी किया वह बहुत ज्यादा गलत था, श्रेया ने कहा। हाँ, तो क्या तुम सच में शहर छोड़कर शान के साथ रह रही थी? कबीर ने पूछा। श्रेया मुस्कुराई और बोली, शान? हाँ, जो भी उसका नाम है, कबीर ने कहा। शान मेरा हाई स्कूल का दोस्त है और वह उसी रेस्टोरेंट में काम करता है जिसमें मैं ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहने वाली थी। मैं अपनी फ्रेंड मिया के साथ उसके अपार्टमेंट में रहने वाली थी, श्रेया ने कहा। तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कबीर ने पूछा। वेल, मैं तुम्हें थोड़ा डराना चाहती थी क्योंकि तुमने उस दिन मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था, श्रेया ने कहा। कबीर ने आह भरते हुए कहा, श्रेया उस बारे में? मैं उसे बीच में काटते हुए श्रेया ने कहा, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कबीर, यह तुम्हारा काम है, इसीलिए मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस बारे में भूल जाओ। अब हम सिर्फ एक दूसरे पर फोकस करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अपनी बाहों को उसकी कमर पर लपेटते हुए कबीर ने अपना सिर उसके पेट पर टिका दिया। अब बच्चा बनाना बंद करो और मेरे लिए कुछ कपड़े लाओ। बिस्तर से उतरकर कबीर ने फर्श से अपनी शर्ट उठाई और उसके बटन लगाने लगा। चादर से खुद को लपेटते हुए श्रेया ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, उस चादर को अपने सीने से हटा लो, यह बहुत इरिटेटिंग है। अपना सिर को सहलाते हुए कबीर ने कहा, अरे उस टाइम मैं बहुत सैड था कि मुझे कुछ एहसास ही नहीं हुआ। क्या? श्रेया ने पूछा। अरे जो ब्लू मैंने इस्तेमाल किया वह सुपर ब्लू था, कबीर ने कहा। श्रेया ने हंसते हुए कहा, मैं इसे बाद में गर्म पानी से निकालने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। उसके सर पर किस करते हुए कबीर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना और कपड़े लेकर आता हूँ। दरवाजा अंदर से बंद कर लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। तुम्हारा फोन कहाँ है? श्रेया ने पूछा। वह ड्रॉर के अंदर है, कबीर ने बाहर जाने से पहले कहा। कबीर के चले जाने के बाद श्रेया ने दरवाजा बंद कर दिया और ड्रॉर से फोन निकाल लिया। कबीर का फोन लेकर श्रेया ने उसके फोन से एक नंबर निकाला और उसे अपने फोन में कॉपी कर लिया। फिर कबीर का फोन एक तरफ फेंक कर श्रेया ने उस नंबर पर एक मैसेज टाइप किया और वॉशरूम में घुस गई। तो दूसरी ओर रुद्र मीटिंग हॉल में जाने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। जब रुद्र ने अपना फोन निकाल कर वह मैसेज पढ़ा तो उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। मैसेज में कहा गया था, थैंक यू भैया, मैं आपको कल ब्राउनी का एक बड़ा डिब्बा जरूर भेज दूंगी। यूएस बेक इंटरप्राइज। अपने लग्जरियस ऑफिस के अंदर बैठे स्टीफन बेक अपने अंगूठे से एक फोटो फ्रेम को सहलाते हुए शराब की चुस्की ले रहा था। तभी एक लड़की उसके ऑफिस के अंदर आई और कहा, सर मिस्टर लियो मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं और सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। स्टीफन बेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि मेरा बेवकूफ भाई जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। लीला ने अपना सिर हिलाया और कहा, और सर यंग मिस के बारे में? स्टीफन की आंखें चमक उठी। उसके बारे में क्या? वह मुंबई में मिस्टर ओबराय के साथ फ्लेक्सी कंपाउंड में रह रही है, लीला ने कहा। स्टीफन ने हंसते हुए कहा, अरे तो वह अभी भी उस अंगद ओबराय के साथ है, इंटरेस्टिंग। दरअसल सर उनकी सगाई हो चुकी है, लैला ने कहा। स्टीफन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यह और भी अच्छा है। थोड़ी देर रुक कर स्टीफन ने पूछा, तो मुझे बताओ लीला, क्या मुझे उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए? मेरा मतलब है कि क्या मुझे अपने ब्रदर इनला और छोटी बहन से मिलने नहीं जाना चाहिए? लीला ने अपना सिर हिलाया और कहा, जी सर, तैयारी करो लीला, चलो मेरी छोटी बहन से मिलते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं, स्टीफन ने कहा। लीला ने सिर हिलाया और चली गई। लीला के जाने के बाद स्टीफन ने एक लड़की की फोटो को सहलाया और कहा, तुम बहुत ज्यादा ही दौड़ रही हो और अब इस खेल को खत्म करने का टाइम आ गया है, माय लिटिल स्वीट सिस्टर। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। फ्लेक्सी कंपाउंड। टीना की पीठ को सहलाते हुए अंगद ने पहले गहरी सांस ली और अपना फोन उठा लिया। काफी देर सोचते हुए अंगद ने कुणाल को फोन किया। स्टीफन बेक यहाँ पर आ रहा है, अंगद ने कहा। काफी देर चुप रहने के बाद कुणाल ने कहा, इस बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। टीना के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अंगद ने कहा, मैं नहीं चाहता कि वह किसी भी तरह से टीना के करीब आए। तुम उस बारे में टेंशन मत लो, मैं वह सब देख लूंगा, कुणाल ने कहा।
थोड़ी देर रुकते हुए कुणाल ने आगे कहा, लियोनार्डो बैक मुझसे मिलना चाहता है। वह कपूर इंटरप्राइज के साथ किसी भी चीज को लेकर कम्युनिकेशन करना चाहता है। मैं उससे बात करूंगा और सब कुछ क्लियर करूंगा। हाँ ठीक है, जो चाहो करो, लेकिन टीना को उसके आने के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, अंगद ने कहा। हाँ टेंशन मत लो, मैं सब कुछ देख लूंगा, कुणाल ने फोन काटने से पहले कहा। विशाल का विलाया सब क्या हो रहा है डैड? उन्होंने मेरा कंसाइनमेंट क्यों रिजेक्ट कर दिया? कियारा चिल्लाई। रिमोट उठाकर विशाल ने चैनल बदलना शुरू किया और कहा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अभी सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, तो हो सकता है कि इसी वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो। कियारा ने भौं चढ़ाते हुए पूछा। और आपके मित्र की वजह से मेरे बिजनेस पर असर क्यों पड़ रहा है? विशाल ने अपनी बाहें उठाई और पूछा। क्या तुम्हारा बिजनेस मैंने ही शुरू नहीं किया था? कियारा ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, यह आपका बिजनेस पहले था, लेकिन अब यह मेरा है। मैं चाहती हूँ कि आप अपना मैटर जल्दी से सॉल्व कर लें। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? विशाल ने पूछा। कोशिश नहीं, इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, कियारा ने घूमने से पहले कहा। कियारा ने टेलीविजन की ओर अपना रुख किया जब उसने एक बिजनेस चैनल के एक होस्ट को यह कहते हुए सुना, अब हम सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर रुद्र सिंघानिया का वेलकम करते हैं। जब रुद्र का हैंडसम और अट्रैक्टिव फिगर स्क्रीन पर दिखाई दिया तो कियारा आगे बढ़ी और टेलीविजन के सामने अकड़ू होकर बैठ गई। रुद्र के फिगर को धीरे धीरे सहलाते हुए वह मुस्कुराई और पूछा, सीरियसली हाउ कैन यू बी सो अट्रैक्टिव एंड हैंडसम एट द सेम टाइम? यह देखकर विशाल ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और उस रूम से बाहर निकल गया। कियारा अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ रुद्र को ही देख रही थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन तब बदल गए जब होस्ट ने आराध्या के बारे में बात करना शुरू किया। तो मिस्टर सिंघानिया और मिसेस सिंघानिया और आप बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या यह सच है? होस्ट ने पूछा। रुद्र मुस्कुराया, सिर हिलाया। हाँ यह सच है। यह सुनते ही कियारा और भी भड़क गई। फर्श से उठकर वह सोफे पर बैठ गई और उसने एक फ्रेंड को कॉल किया। तो मुझे बताओ, मैं एक शादीशुदा आदमी को कैसे सेड्यूस करूं? कियारा ने पूछा। उसकी फ्रेंड ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें उसके लिए उसकी वाइफ से भी ज्यादा खूबसूरत दिखना होगा। यह सुनते ही कियारा की आंखों में चमक आ गई। कियारा कॉल कट कर अपने कमरे की ओर चलने लगी। सिंघानिया पैलेस। रुद्र को एक पेपर देते हुए समर्थ ने कहा, यह रहा आपका ऑटोग्राफ। रुद्र ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, तुम क्या चाहते हो? समर्थ ने भौचक्का होकर कहा, आपका इससे क्या मतलब है भाई? क्या आप सोचते हो कि मुझे कुछ चाहिए? हाथ से पेपर लेते हुए रुद्र ने कहा, तुम कभी भी बिना मकसद के कुछ नहीं करते। आपने कहा था कि आप मेरी फिल्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे और बदले में मुझे आपको एक ऑटोग्राफ देना होगा, तो यह रहा। लेकिन आपको मेरी फिल्म में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, समर्थ ने कहा। क्यों? रुद्र ने पूछा। उसके बाद समर्थ ने टीना के साथ उसकी बातचीत के बारे में रुद्र को बताया तो रुद्र ने हंसते हुए कहा, वैसे भी मैंने उसे कभी भी खतरे के रूप में नहीं देखा। समर्थ ने हंसते हुए कहा कि उसे अब आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कभी इन सब बातों के बारे में परवाह नहीं की, रुद्र ने कहा। अपनी फैन फॉलोइंग दिन पर दिन कम होती जा रही है, समर्थ ने कहा। फिर थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, शायद अब आप ओल्ड हो रहे हैं। रुद्र ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम्हारे पास एक 3 साल का बेटा है, तो मुझसे पहले तुम्हें अपने आप को एक ओल्ड मैन कंसीडर करना चाहिए। अरे हाँ मुझे याद है, और मैं आपसे अक्षित के बारे में भी बात करना चाहता था। अक्षित, अंशिका और मैं कुछ हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, उसके पास कुछ फैशन शो है, जबकि मैं उसी जगह इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, तो अब तक अक्षित की देखभाल आपको करनी है, समर्थ ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सोफे पर बैठे बलराज ने अपने सब ऑर्डिनेट के दिखाई चीज को एनालाइज कर रहा था। बॉस, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और यह डेफिनेटली काफी नहीं है, सबऑर्डिनेट ने कहा। शराब का एक घूंट लेते हुए बलराज ने कहा, जो है उसमें ही कंटिन्यू करो, तब तक मैं ठंड अरेंज करता हूँ। सबऑर्डिनेट ने अपना सिर हिलाया और कहा, सर विशाल ने आज फोन किया था और उन्होंने कहा कि वह आपसे मिलना चाहते हैं। बलराज हंसा और बोला, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। कुछ देर रुककर बलराज ने कहा, ठीक है, आज शाम को उससे बात करने के लिए कहो, या हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम है। ठीक है सर, सबऑर्डिनेट ने कहा। जॉन के बारे में कोई न्यूज? बलराज ने पूछा। वह अभी हॉस्पिटल में है, सबऑर्डिनेट ने कहा। बलराज ने भौं चढ़ाकर पूछा, वह अब तक जिंदा क्यों है? सबऑर्डिनेट ने अपना सिर नीचे किया और कहा, हमने कोशिश की है सर, लेकिन हॉस्पिटल में बहुत टाइट सिक्योरिटी है और हम जॉन के आसपास भी नहीं जा पा रहे हैं। कुछ देर रुककर सबऑर्डिनेट ने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि उसके सरवाइव करने के चांस बहुत ही कम है।
कोशिश करते रहो, हमें उसे मारना है। सबऑर्डिनेट की बात सुनकर बलराज ने कहा, सिंघानिया पैलेस। रुद्र और आराध्या एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले गार्डन में घूम रहे थे। मैंने आपका इंटरव्यू देखा, आराध्या ने कहा। या कुछ दिन पहले शूट किया गया था, रुद्र ने कहा। आराध्या हंसने लगी और बोली, आप वहां पर बहुत ज्यादा हैंडसम और टेस्टी लग रहे थे। रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, आह भरी, तुम सब कुछ जानबूझकर कर रही हो ना? अपनी जीभ बाहर निकालते हुए आराध्या ने कहा, मुझे नहीं पता कि आप किस चीज के बारे में क्या बात कर रहे हैं। रुद्र ने अपनी बाहों को उसकी कमर पर लपेटते हुए कहा, तुम तब तक वेट करो जब तक हमारा लिटिल मॉनिस्टर बाहर नहीं आ जाता। मेरे बेबी को आप मॉनिस्टर मत कहो, आराध्या ने कहा। सार्थक और मैं कल बेबी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, रुद्र ने कहा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, बेबी शॉपिंग? क्या क्या आप और सार्थक कल बेबी खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं? अरे तुम्हें पता है कि मेरा मतलब यह नहीं था, रुद्र ने कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, हम वह सब कुछ खरीदने जा रहे हैं जिसकी हमारी बेटियों को जन्म के बाद जरूरत होगी, रुद्र ने कहा। आराध्या ने आह भरते हुए पूछा, आप दोनों कैसे कंफर्म हो रहे हैं कि हमारी बेटी होगी? अगर हमारा एक बेटा हुआ तो क्या होगा? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे एक बेटी चाहिए। अगर हमारा एक बेटा हुआ तो मैं हॉस्पिटल के स्टाफ से हमारी बेबी को एक लड़की में एक्सचेंज कर लूंगा। आराध्या ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, क्या आप पागल हो? आप ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो? आप चाहते हो आप पागल हो गए हो? रुद्र ने अपने लिप्स को पाउट बनाकर कहा, विल, मैं मजाक कर रहा था। आप पागल हैं और ना समझ रही। आराध्या ने रुद्र को हल्के से मारते हुए कहा, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी हो और यह मुझे ना समझ बनाता है तो मैं ना समझ हूं। लड़कियां बहुत क्यूट होती हैं लेकिन लड़के नहीं। तुम्हें नहीं पता मॉम डैड को मुझे और समर्थ को बड़ा करने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि हमें भी उन सारी परेशानियों का सामना करना पड़े, रुद्र ने कहा। आराध्या हंसी और बोली, तो आप बचपन में बहुत शरारती थे। रुद्र ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मैं इंटेलिजेंट था। हाँ आई सी, आप बस कुछ हफ्ते वेट कीजिए, आराध्या ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया। अरे वैसे लियो ने आज सुबह मुझे फिर से फोन किया था, उसने मुझसे कहा था कि आप उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, आराध्या ने कहा। मैंने नहीं देखा था, रुद्र ने कहा। उसको कॉल करके उससे बात करो, आराध्या ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं उसके लिए 1 या 2 मिनट का टाइम दे सकता हूँ। फ्लेक्सी कंपाउंड। अंगद की टाई फिक्स करते हुए टीना ने पूछा, आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तुमने ऐसा कुछ किया कि तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें डांट दूंगी? अंगद ने अपना सिर हिलाया। फिर क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? टीना ने पूछा। अंगद ने आह भरी और कहा, ऐसा नहीं है। टीना भौहें चढ़ाकर पूछा, मिस्टर, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? उसे अपनी बाहों में खींचते हुए अंगद ने कहा, बस गार्ड के बिना बाहर मत जाओ और कीर्ति के साथ ही रहना, ठीक है? टीना ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन क्यों? तुम सब के बारे में सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं यह सब देख लूंगा, बस मेरी बात मानो, अंगद ने जाने से पहले कहा। अंगद के जाने के बाद एक गार्ड वहां पर आया और कहा, मैडम, नीचे आपका कोई इंतजार कर रहा है। मैगजीन पलटते हुए टीना ने पूछा, कौन? उन्होंने कहा कि उनका नाम लियोनार्डो बेक है, गार्ड ने कहा। टीना ने मैगजीन नीचे रखते हुए कुछ देर सोचा और कहा, उसे अंदर भेज दो। लेकिन मैडम, बॉस ने कहा। गार्ड ने कहा, बस उसे अंदर भेज दो, टीना ने कहा। गार्ड ने सिर हिला और चला गया। तो तुम यूएसए छोड़कर यहाँ पर आ गई? लियो ने पूछा। काफी पीते हुए टीना ने कहा, मैं हमेशा से ही वहां से बाहर आना चाहती थी। लियो ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल था? तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल किया। मंगेतर है वह, मेरा मंगेतर, टीना ने कहा। यह सुनते ही लियो के होठों के किनारे मुड़ गए और उसने कहा, तो मेरी छोटी बहन की पहले से ही पूरे अमेरिका में सबसे कोल्ड हार्टेड आदमी के साथ सगाई हो चुकी है, तो फिर क्या मुझे खुश होना चाहिए कि तुम एक सुरक्षित हाथों में हो, या फिर मुझे परेशान होना चाहिए कि तुम एक गैंगस्टर के साथ हो? टीना ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, आपके लिए कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उसके हाथ से कॉफी लेते हुए लियो ने कहा, हाँ, मैं यहाँ कुछ टाइम तक रहूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें पहले ही मेरे यहाँ पर आने के बारे में बता दिया है ना? आप यहाँ क्यों आए हैं? टीना ने पूछा। मैं मुंबई में एक बैग इंटरप्राइज के न्यू ब्रांच को अपने हाथों में ले रहा हूँ, कहा। आप सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों आए? मुझे 101% यकीन है कि यह इतना सिंपल नहीं है जितना आपको दिख रहा है, टीना ने पूछा। हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो, लियो ने सोफे पर बैठने से पहले कहा। कॉफी का एक घूंट लेते हुए लियो ने कहा, स्टीफन चाहता है कि मैं यहाँ हूँ।
टीना उस नाम को सुनकर जम गई जो वह नहीं करना चाहती थी। कई साल हो गए थे तब किसी ने उसके सामने इस नाम का जिक्र किया था। उसके डरे हुए एक्सप्रेशन को देखकर लियो ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पंपकिन, तुम्हें पता है ना, मैं उसे फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। क्या वह भी यहाँ है? टीना ने पूछा। लियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वह यहाँ नहीं है, लेकिन वह जल्द ही यहाँ आएगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि वह आपको बहका रहा है? टीना ने कहा। लियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, और मैं उसके जाल में फंसने का नाटक कर रहा हूँ। थोड़ी देर रुककर लियो ने कहा, जो सही और कानूनी तौर पर हमारा है उसे वापस लेने का टाइम आ गया है पंपकिन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो कुछ भी चाहिए वह मेरे पास पहले से भी है। बस मुझे इन सब से दूर रहने दीजिए, टीना ने कहा। लियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, अब उसके पास जो कुछ भी है वह हमारा है। तुम्हें और मुझे बेक इंटरप्राइज का हायर होना चाहिए था ना, कि उसे आप क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? टीना ने पूछा। हम बस वेट करो और देखो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और हाँ, बोर्ड मीटिंग के लिए एक अच्छी ड्रेस रेडी कर लो, जो कुछ महीनों बाद होगी। तुम्हारे पास अभी भी बेग इंटरप्राइज के 12% शेयर हैं और यह तुम्हें कंपनी का 4th शेयर होल्डर बनाता है। टीना ने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, मॉम कैसी हैं? लियो ने आह भरी और कहा, वह तुम्हें बहुत मिस करती हैं। लियो ने सीट से उठते हुए कहा, अब अपने भाई को गले लगाओ इससे पहले कि तुम्हारा मंगेतर वापस आए और मुझे अपनी बंदूक दिखाकर मुझे अपने अपार्टमेंट से बाहर फेंक दे। बेक इंटरप्राइज सर, हम जाने के लिए तैयार हैं, लैला ने कहा। अपने कोट को पकड़ते हुए स्टीफन बेक ने कहा, हम मुंबई जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपने अंकल से मिलना है। लीला ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है सर, मैंने तुम्हें जो कहा था वह क्या सब हो गया? स्टीफन ने पूछा। वह सब हो गया है सर, लीला ने कहा। सिंघानिया का क्या रिएक्शन है? स्टीफन ने पूछा। उन्होंने कोई भी रिजेक्ट नहीं किया है, लीला ने कहा। स्टीफन ने अपनी बाहों को उठाया और कहा, मुंबई में ड्रग्स स्मगलिंग शुरू करो और मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह लोग कब तक हमें इग्नोर करते हैं। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। टीना से मिलने के बाद लियो ने अपने ऑफिस में जाने से पहले सिंघानिया इंडस्ट्रीज जाने का डिसीजन लिया। तभी उसके फोन पर रजत का कॉल आया और उसने कहा कि रुद्र उससे मिलना चाहता है। लियो मुस्कुराया और पूछा, क्या मिस्टर सिंघानिया अब मीटिंग के लिए फ्री हैं? रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, फाइनेंशियल मीटिंग स्टार्ट होने के पहले उनके पास 15 मिनट है। ग्रेट, मैं अभी सिंघानिया इंडस्ट्रीज आ रहा हूँ, लियो ने फोन काटने से पहले कहा। फोन को अपनी जेब में रखते हुए रजत रुद्र के केबिन में जाने ही वाला था कि किसी ने उसे बताया कि मिस्टर लियो बैक सीईओ उससे मिलना चाहते हैं। रजत ने अपनी भौहें उठाई और कहा, उसे ऊपर भेज दो। जब लियो ने लिफ्ट से बाहर कदम रखा, रजत ने कहा, दैट वाज फास्ट, प्लीज फॉलो मी। रुद्र के केबिन के अंदर जब लियो ने रजत के साथ रुद्र के केबिन में एंटर किया तो उसने देखा रुद्र सोफे पर बैठा था। बॉस, मिस्टर बैक यहाँ है, रजत ने कहा और फिर केबिन से बाहर निकल गया। सोफे की ओर चलते हुए लियो रुद्र के बगल में बैठ गया और उसने कहा, मुझे खुशी है कि तुम उसका सिर पीटते हुए रुद्र ने कहा, अगर तुम मर भी रहे हो तो फिर भी कभी मेरी वाइफ को कॉल मत करना। क्या तुम समझ गए? अपना सिर रगड़ते हुए लियो ने कहा, तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैंने आराध्या को कॉल किया। मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा था तो क्या यह क्लियर नहीं था कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था? रुद्र ने पूछा। क्या यह सच नहीं है कि मैंने आराध्या को कॉल किया और उसे परेशान किया, इसीलिए तुम अपनी बिना मर्जी से मुझसे मिलने के लिए रेडी हो गए? लियो ने पूछा। रुद्र ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम्हारे पास 10 मिनट है। टेबल पर एक फाइल रखते हुए लियो ने कहा, यह रहा प्रपोजल, और मैं प्रपोजल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तुम और मैं दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि यह इंचार्ज और खुद को प्रूव करना एकदम बकवास है, रुद्र ने कहा। लियो ने हंसते हुए कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे लोग कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझे कोल्ड हार्टेड मैन भी कहते हैं, जो उन लोगों को मारने से पहले 2 बार नहीं सोचता जिन्हें मैं पसंद नहीं करता, और तुम अभी उस लिस्ट में टॉप पर हो। लियो ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या आराध्या तुम्हारे इस साइड के बारे में जानती है? रुद्र ने हंसते हुए कहा, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि वह नहीं जानती? रुको, क्या तुम जाकर मेरी वाइफ से यह बताने का प्लान बना रहे हो कि उसका हस्बैंड कितना क्रूएल है? थोड़ी देर के लिए रुकते हुए रुद्र ने कहा, तुम जाकर आराध्या को बेशक बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं जाकर तुम्हारे भाई और तुम्हारे नाजायज भाई को तुम्हारा उसके जाल में फंसने का नाटक करने के बारे में और तुम्हारी छोटी बहन के साथ प्लानिंग के बारे में बता देता हूँ।
तुम्हें कैसे पता? रुद्र ने पूछा। जब लियो ने अपना सिर हिलाया तो रुद्र ने हंसते हुए कहा, क्या तुम डर गए कि मुझे देख फैमिली के एक मिस्टीरियस सीक्रेट के बारे में पता चल गया? लियो ने गहरी सांस ली। रुद्र के बारे में जो कुछ भी सुना था वह सही था। जैसा कि लोगों ने कहा, वह सच में बहुत खतरनाक और शातिर था। जब तुम सब जानते ही हो तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? लियो ने पूछा। डिपेंड, रुद्र ने कहा। लियो ने भौं चढ़ाकर पूछा, किस पर डिपेंड करता है? मुझे क्या मिलेगा इस पर डिपेंड करता है, रुद्र ने कहा। तुम क्या चाहते हो? लियो ने पूछा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बैक एंटरप्राइज हैंडल करने के बाद मुझे कुछ शेयर चाहिए। रुद्र, तुम्हारे पास पहले से ही दुनिया की सारी दौलत है। लियो ने कहा, मैं अब एक फैमिली स्टार्ट करने वाला हूँ और तुम्हें पता है सारी चीज अब कितनी महंगी हो गई है, इसलिए मुझे अपनी रनिंग बढ़ाने की जरूरत है, रुद्र ने कहा। काफी देर तक उसे घूरते हुए लियो ने कहा, ठीक है। सोफे से उठते हुए रजत ने कहा, प्रपोजल मैं टेबल पर रख देता हूँ, मैं बाद में चेक करके तुम्हें बता दूंगा। लियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओके, और प्लीज शर्मा एंटरप्राइजेज के सीईओ से मिलने में मेरी हेल्प करो। रुद्र हंसा और बोला, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ, तुम हो, और हाँ, वह शेयर मेरी वाइफ के नाम पर होने चाहिए, रुद्र ने कहा और फिर केबिन से बाहर निकल गया। रुद्र के जाने के बाद लियो ने आह भरी और ऑफिस से भी निकल गया। अब जब उसे रुद्र का सपोर्ट मिल गया था तो वह अपना अगला कदम उठाने के बारे में सोच सकता था। लियो सिर्फ इतना करना चाहता था कि वह सब कुछ ले ले जो असल में उसकी बहन और उसका था, क्योंकि वह दोनों अपनी फैमिली का असली वारिस हैं। जब स्टीफन उसके पापा का नाजायज बेटा था, स्टीफन बेक इंटरप्राइज के फाउंडर और चेयरमैन जॉर्ज बेक का नाजायज बेटा था। स्टीफन चार्ल्स और एक और उसके मिस्टर का बेटा था, जिससे वह अपनी शादी के कुछ साल बाद मिला था। स्टीफन से मदद मिलने से पहले ही उनकी शादी हिना से हो गई थी। चार्ल्स और हिना दोनों लवर्स थे और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते थे। लियोनार्डो बेक और टीना बेक चार्ल्स और हिना के ही जायज बच्चे थे। इन सब के बाद भी सब कुछ ठीक ही था, लेकिन स्टीफन की मॉम की अचानक मौत से चार्ल्स स्टीफन को बैडमिंटन में लाने के लिए मजबूर कर दिया। जब अचानक अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर के बारे में हिना को पता चला तो उसका भरोसा टूट गया और साथ ही उसका दिल भी टूट गया। पहले तो हिना ने चार्ल्स को डिवोर्स देकर अपने बच्चों को अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन बाद में उसकी सास ने उससे कहा कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका नाजायज बेटा वह सब कुछ छीन लेगा। असल में उसके बच्चों का था। बाकी टाइम तक उसके बारे में सोचने के बाद ही हिना ने अपने प्राइड को भूलकर अपने बच्चों के लिए डिवोर्स ना लेने का डिसीजन लिया। वह बैडमिंटन में रहती थी, लेकिन कभी भी अपने हस्बैंड के साथ एक रूम में नहीं रहते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, हिना ने स्टीफन को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। स्टीफन बेक बचपन से ही शातिर किस्म का आदमी था। वह अपने फादर के सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता था, लेकिन असल में वह बहुत ज्यादा कुरियन था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कई चीजें हुई जिन चीजों ने लियो को अपनी छोटी बहन को बैडमिंटन से बाहर भेजने के लिए मजबूर किया। टीना के चले जाने के बाद लियो ने भी चार्ल्स, अपनी मॉम और स्टीफन को छोड़कर मेंशन से चला गया। वहीं मिस्टर चार्ल्स ने अपने रिटायरमेंट के बाद लियोनार्डो के बजाय स्टीफन को एक इंटरप्राइज का सीईओ बनाया, जिसका हकदार वह था ही नहीं। हिना ने अपने बच्चों के हक के लिए दिन रात अपने हस्बैंड से लड़ी, लेकिन चार्ल्स बेक कभी अपना फैसला नहीं बदला। सीईओ की पोजीशन के अलावा चार्ल्स ने स्टीफन को जमीन और विला दिए जो उनके पास थे, सब कुछ दे दिया, और इन सब के बाद भी लियो और टीना के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा। अगर उनकी दादी ने मरने से पहले लियो और टीना को अपने शेयर नहीं दिए होते तो उनके नाम पर इंटरप्राइज के शेयर होल्डर भी मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ वह मर गए, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? लीला ने गार्ड से पूछा, जो उसे बलराज के पुराने मेंशन के अंदर नहीं जाने दे रहा था। उस लड़की की बासी ट्यून्स पसंद न आने पर गार्ड ने भौं चढ़ाते हुए कहा, मर गया मतलब जिंदा नहीं है। अब यहाँ से जाओ। लीला ने भौहें चढ़ाकर पूछा, अगर घर का मालिक मर गया तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस घर को किसने खरीदा? लेकिन वह गार्ड ने उसको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपना न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। लीला ने भौं चढ़ाई और बाहर से जाकर अपनी कार के अंदर बैठ गई। कार के अंदर बैठने के बाद लीला ने कहा, सर, गार्ड कह रहा है कि बलराज मर गया। स्टीफन ने ड्राइवर को कार से नीचे उतरने का इशारा किया। ड्राइवर के चले जाने के बाद स्टीफन ने लीला के बालों में अपनी उंगलियां फेरी और कहा, तुम 2 साल से मेरे साथ रह रही हो, लेकिन तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। जब स्टीफन के हाथों ने उसके गालों पर हाथ फेरा तो लीला कांप गई। कार के कोने में जाकर लीला ने अपने बालों का जूड़ा बना लिया
और पूछा, अब क्या सर? उसके पैर पर हाथ रखते हुए स्टीफन ने उसे सहलाया और कहा, अब क्या? अब हमें मुंबई के लिए फ्लाइट लेना है। जल्दी से कार से नीचे उतरते हुए लीला ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जाकर ड्राइवर को बुलाकर लाती हूँ। उसके जाने के बाद स्टीफन हंसा और बड़बड़ाया। फिर उसने अपने पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला और एक 16 साल की लड़की की तस्वीर को सहलाते हुए कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दूसरी तरफ शर्मा मेंशन रॉबिन और रिचा ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी रॉबिन के फोन पर उस गार्ड का कॉल आया। गार्ड ने उन्हें जो बताया उसे सुनकर रॉबिन ने अपनी भौहें उठाई। हाँ, किसी को भी मेंशन के अंदर अलाउ मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। फोन काटने से पहले रॉबिन ने कहा, क्या हुआ? क्या कुछ गलत है? रिचा ने पूछा। रॉबिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आज घर पर रहकर कुछ चीजों का अरेंजमेंट करूंगी। मुझे असल में हमारे किचन का सेटअप पसंद नहीं। रिचा ने कहा, तुम जो चाहो करो बेबी, पूरा घर तुम्हारा है, साथ में मैं भी, रॉबिन ने कहा। रिचा ने हंसते हुए कहा, तो फिर मुझे कुछ चीजें खरीदनी होंगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूं? रॉबिन ने कहा, तुम मुझे सुपरमार्केट छोड़ सकते हो, रिचा ने कहा। रॉबिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ अच्छा, और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वह चीज ड्रेसिंग टेबल में है, तुम जाकर उसे देख लो, तब तक मैं कॉल कर लेता हूँ। रिचा ने सिर हिलाया और चली गई। तो फिर रिचा के वहां से जाने के बाद रॉबिन ने रुद्र को फोन किया। कोई बलराज के पुराने मेंशन में आया था और उसके बारे में पूछ रहा था। रॉबिन ने कहा। रुद्र ने अपनी भौहें उठाई और कहा, दिस इज इंटरेस्टिंग। मैंने सीसीटीवी फुटेज मांगा है। रॉबिन ने कहा, क्या वह मेंशन तुम्हारे नाम पर है? रुद्र ने पूछा। रॉबिन हंसा और बोला, उस बूढ़े आदमी के मरने के बाद मैं जल्दी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया था। मुझे यकीन है कि बलराज उस मेंशन के लिए जरूर आएगा क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। रुद्र ने कहा, मैं आज सब कुछ देख लूंगा। रॉबिन ने कहा, मैं इस बिल्ली और चूहे के खेल से थक गया हूँ। मैं अन्ना और आराध्या की डिलीवरी से पहले सब कुछ हल करना चाहता हूँ। रुद्र ने कहा, हाँ, मैं भी अपनी शादी से पहले सब कुछ साल करना चाहता हूँ, रॉबिन ने कहा। रुद्र ने हंसते हुए पूछा, तुम जैसे बेवकूफ से शादी कौन करेगी? रॉबिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे ऐसा मत कहो, ठीक है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। कुछ देर चुप रहने के बाद रुद्र ने कहा, हाँ रॉबिन, तुम रिचा को लेकर हॉस्पिटल क्यों नहीं आते? क्यों? रॉबिन ने पूछा। हाँ, कि वह अपने दिमाग की जांच करवा सके। मैं सार्थक से तुम्हें 100% डिस्काउंट देने के लिए कहूंगा, रुद्र ने कहा। रॉबिन भौं चढ़ाते हुए कहा, मुझे छेड़ना बंद करो रुद्र, तो फिर मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता सकता हूँ। थोड़ी देर रुक कर रॉबिन ने कहा, तुमने मुझे तुम्हारे एरिया में हो रहे स्ट्रेंज एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने पर्सनली इन सब चीजों का ध्यान रखना, और मुझे लगता है या कोई जानबूझकर तुम्हारे गैंग का अटेंशन पाने के लिए सब कुछ कर रहा है। वह लोग ओपनली इलीगल वेपन स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सब कुछ जब्त कर लिया और तुम्हारे बेस पर डिलीवर करने के लिए मैं किसी को कह दूंगा। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अभी के लिए रहने दो और शाम को बेस पर आना, हमें कुछ चीजों पर डिस्कस करना है। और सार्थक ने भी कहा कि जॉन की सिचुएशन अब काफी स्टेबल है। रॉबिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। साथ ही बेक इंटरप्राइज से लियोनार्डो बेक तुमसे मिलने आएंगे। तुम उससे फाइल एक्सेप्ट करना, लेकिन हाँ मत कहना, बस उस फाइल को अपने साथ बेस पर लेकर आना, रुद्र ने कहा। रॉबिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, और उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें उसके बारे में कुछ बताया है, रुद्र ने फोन काटने से पहले कहा। बेस, जब तक कबीर श्रेया के लिए कपड़े लेकर आया तब तक वह नहा चुकी थी। कबीर की एक शर्ट पहने श्रेया अपने बालों को सुखा रही थी कि तभी कबीर ने चाबी से दरवाजा खोला और फिर कपड़ों का बैग बेड पर रखकर कबीर ने उसे पीछे से गले लगा लिया। उसके हाथ पर थप्पड़ मारते हुए श्रेया ने कहा, तुमने मुझे डरा दिया। उसके गले से लिपटते हुए कबीर ने कहा, तुम्हारी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।